स्टूडेंट्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। वेक्टर अलजेब्रा हमारा आज का टॉपिक है। पिछली वीडियो 10.1 एक्सरसाइज हम कर चुके हैं और आज हम एक्सरसाइज करने वाले हैं 10.2 वेक्टर अलजेब्रा का अगला पार्ट, जिसमें हम एडिशन और थोड़ी बहुत स्केलर मल्टीप्लिकेशन के बारे में सीखेंगे। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कि वेक्टर की एडिशन की। देखो, आपने फिजिक्स में क्लास 11th में किया होगा कि जैसे ये एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है और ये एक वेक्टर है। कहीं पर भी ये मान लो कि यहाँ पर ये मैंने वेक्टर ले लिया, ये वेक्टर ए वेक्टर है और ये वेक्टर बी वेक्टर है। इस ए और इस बी को जोड़ना है, ऐड करना है। तो इसके लिए इस वेक्टर को क्या किया जाता है, पैरेलल शिफ्ट। जैसे मान लो ये वेक्टर ये है, तो इसको यूं पैरेलल, यूं का यूं ले जाएंगे, यहां पर जोड़ देंगे। ये जो वेक्टर है इसका इनिशियल पॉइंट, टर्मिनल पॉइंट, मतलब ये इस इनिशियल पॉइंट से टर्मिनल पॉइंट इधर जा रहा है, ये वेक्टर है इनिशियल पॉइंट टर्मिनल पॉइंट। कहने का मतलब इनिशियल पॉइंट को इनिशियल पॉइंट से जोड़ दो। तो ये मैंने पैरेलल शिफ्ट कर दिया, ये वेक्टर मेरा हो गया बी वेक्टर। ठीक है, दोनों के इनिशियल पॉइंट को इनिशियल पॉइंट से जोड़ दिया। इसको क्या किया, पैरेलल शिफ्ट, इस तरह से ले गए और यहां पर ये रख दिया। ठीक है, यूं का यूं ले गए, ना तो हमने कोई डायरेक्शन चेंज की, ना हमने मैग्नीट्यूड चेंज किया, यूं का यूं यहां रख दिया। अब इनको जोड़ने का पैरेललोग्राम एक लॉ बनता है, मतलब इस तरह से इसके पैरेलल एक लाइन इस तरह से ड्रा करके, इसके पैरेलल इस तरह से ड्रा करके ये एक पैरेललोग्राम बनाई। और इसका जो डायगोनल होगा, ये जो इसका डायगोनल होगा, यही हमारा ए प्लस बी वेक्टर होगा। इसको हम रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर। ठीक है, ए प्लस बी। दूसरा तरीका क्या है, अगर इस वेक्टर और इस वेक्टर को अगर मुझे जोड़ना होता, मैंने इनिशियल पॉइंट को इनिशियल पॉइंट से जोड़ दिया, इनिशियल पॉइंट को टर्मिनल पॉइंट से भी जोड़ सकता था। कैसे जोड़ सकता था, या तो इसका टर्मिनल पॉइंट को इसके इनिशियल पॉइंट से जोड़ दो, या इसके टर्मिनल पॉइंट को इसके इनिशियल पॉइंट से जोड़ दो। तो किस तरीके से जोड़ सकते थे, अभी यहां पर दोबारा बनाते हैं। ये वेक्टर मैंने इस तरह का लिया था, ए वेक्टर, ये मैंने यहां पर वेक्टर मान लो इस तरह से बनाया था बी वेक्टर। तो हम क्या कर सकते हैं, इसके इनिशियल पॉइंट को इसके टर्मिनल पॉइंट से जोड़ सकते हैं, या इसके इनिशियल पॉइंट को इसके टर्मिनल पॉइंट से जोड़ सकते हैं। तो या तो मैं इस वेक्टर को यूं शिफ्ट करके यहां ले जा सकता हूं, या इस वेक्टर को यूं शिफ्ट करके यहां ला सकता हूं। तो अगर इस वेक्टर को यहां लेके आऊंगा तो ये यहां इस तरह से आ जाएगा, ये वेक्टर मेरा क्या आ जाएगा, इस तरीके से आ जाएगा। ये वेक्टर यहां था, इसको यूं का यूं, ना डायरेक्शन चेंज की ना लेंथ चेंज की, यहां ले आया। तो ये वेक्टर भी मेरा क्या वेक्टर है, ए वेक्टर है। इन दोनों साइड को मिला के एक ट्राइंगल बना लो। ये वाले जो ट्राइंगल का जो ये साइड आई है, यही साइड मेरी बी प्लस ए होगी। बी और ए को जोड़ दिया, यही साइड मेरी क्या होगी, बी प्लस ए होगी। इसकी डायरेक्शन इधर होगी, ये जो है ये डायरेक्शन इधर होगी। ये एक लॉ है जिसको हम पैरेललोग्राम लॉ कहते हैं, मतलब दो वेक्टर को जोड़ने का पैरेललोग्राम लॉ है। यहां पर इनिशियल पॉइंट को इनिशियल पॉइंट से जोड़ा जाता है, ये हम फिजिक्स में कर चुके हैं। आर्ट वाले जो बच्चे हैं उनको मैं सीधी सीधी बातें बताऊंगा, अभी आप समझ लो जोड़ने के लिए क्या किया जाता है। तो यहां पर एक ये मैंने दूसरा लॉ लगाया, ये मेरा ट्राइंगल लॉ है। ये मेरा कौन सा लॉ है, ट्राइंगल लॉ। इसको ट्राइंगल लॉ कहते हैं। वो मेरा कौन सा लॉ है, पैरेललोग्राम, समांतर चतुर्भुज होती है ना, पैरेललोग्राम लॉ। तो ये मेरा पैरेललोग्राम लॉ है और ये मेरा ट्राइंगल लॉ है। दोनों में ही इसकी जो ये साइड है और इसकी जो ये साइड है, मतलब डायगोनल है, ये दोनों बराबर होंगे। चाहे आप पैरेललोग्राम लॉ से जोड़ो, चाहे आप ट्रायंगुलर लॉ से जोड़ो, ये जो आया है AC और वो जो आया है AC बिल्कुल बराबर होगा। ABCD दोनों वेक्टर का जोड़ AC क्या होगा, बराबर होगा। तो एक चीज यहां से निकल के आती है, मैं आपको यह भी बताता हूं। ये चीज आप समझ गए, ये मैंने साइंस वाले बच्चों को रिवाइज करवा दिया है, उन्होंने फिजिक्स में ये पढ़ा होगा। सबसे जरूरी बात यहां पर क्या है, अगर ट्राइंगल में
अगर मैंने इस ट्राइंगल को लिखा ABC, शायद मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूं, एक ट्राइंगल होने के लिए सबसे जरूरी बात क्या है? एक ट्राइंगल होने की सबसे पहली प्रॉपर्टी कि ट्राइंगल वो तभी होगी जब उसकी दो साइड का सम तीसरी साइड से बड़ा होगा, यानी कि AB प्लस BC ग्रेटर AC ये होता है, और दो साइड का डिफरेंस तीसरी साइड से छोटा होगा, यानी कि AB माइनस BC लेस AC। ये चीज हम तब सीखते हैं जब ट्राइंगल की शुरुआत होती है। ट्राइंगल का सबसे पहला फार्मूला, बाकी सारी चीजें बाद में होती है, इक्विलेटरल ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल, सारी चीज बाद में, सबसे पहले ये होता है। लेकिन अब हम पढ़ रहे हैं वेक्टर में। वेक्टर में नहीं, ये नहीं होता। इस AB साइड का मैंने AB वेक्टर बना दिया, BC साइड का मैंने BC वेक्टर बना दिया, तो AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर इज इक्वल टू होता है AC वेक्टर। इज इक्वल टू क्या होता है? AC वेक्टर। वेक्टर में AB प्लस BC इज इक्वल टू AC होता है, लेकिन सिंपल ट्राइंगल में AB प्लस BC ग्रेटर AC होता है। अभी हम वेक्टर पढ़ रहे हैं, तो यही तो मेरा ट्राइंगल आता। देखो मैंने ट्राइंगल में क्या किया था, ये वेक्टर A है, ये वेक्टर B है, तो यानी कि इस साइड और इस साइड को जोड़ूंगा तो ये वेक्टर मेरा क्या आ जाएगा? A प्लस B। तो क्या कह सकता हूं? ABC। जो मैंने ट्राइंगल लॉ सिखाया था उसमें क्या बताता था? AB प्लस BC इज इक्वल टू AC। B वेक्टर प्लस में A प्लस B वेक्टर, ये क्या होता है? इसको हम रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये वाली चीज इसमें होती है। वेक्टर में आप ये याद रखना, AB प्लस BC इज इक्वल टू AC होता है। एक चीज और, अगर वेक्टर में तीनों साइड को प्लस कर दिया जाए, AB प्लस BC प्लस CA, क्या होगा? देखो AB प्लस BC किसके बराबर होता है? AC प्लस CA। AC, अगर CA को चेंज कर दूं तो क्या आ जाएगा? माइनस का सिंबल। CA को AC बनाएंगे तो माइनस, और AC माइनस AC क्या होता है? यानी कि ट्राइंगल में तीनों साइड का सम क्या होता है? 0। वेक्टर में, एक वेक्टर में तीनों ट्राइंगल का सम क्या होता है? 0 होता है, वेक्टर में होता है। देखो कंफ्यूज मत होना, वेक्टर में ऐसा ही होता है। सिंपल, मैं ये नहीं कह रहा कि अगर ये 5 सेंटीमीटर है, ये 7 सेंटीमीटर है, ये 8 सेंटीमीटर है, तो 5 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर तीनों का जोड़ 0 होगा। वो चीज जो हमने पहले की वो भी सही थी, वो उस हिसाब से बगैर वेक्टर के वो सही थी। पर वेक्टर में आपको जो ये चीज समझनी पड़ेगी, जब हम बात करते हैं वेक्टर की, तो AB प्लस BC इज इक्वल टू AC होता है, और वेक्टर में तीनों साइड का सम इक्वल टू 0 होता है। इसको नोट करना पड़ेगा। ठीक है, और हम इसकी बात करते हैं कि और हमने इसमें क्या करना है, हमें एडिशन करना है। एडिशन के बाद स्केलर की कोई खास समझाने की जरूरत नहीं है, कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देंगे। कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर क्या होता है? कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर, हम बात करते हैं एक्स एक्सिस, तो सब अब बात कर लेते हैं नोटेशन की। लेट, जब कोई वेक्टर A लिखा जाता है तो ये लिखा जाता है 2i प्लस 3j प्लस 4k की फॉर्म में। ij क्या क्या होते हैं? देखो जब हमने ग्राफ बनाना होता है, ये हो गई हमारी एक्स एक्सिस, ये हो गई हमारी वाई एक्सिस। वैसे तो जो जेड एक्सिस होती है, एक इस तरह से खड़ी हुई लाइन होती है। यहाँ पर खड़ी लाइन तो नहीं बना सकता, तो इधर मैंने ये जेड एक्सिस बना दी। ठीक है, तो जब हम ग्राफ बनाते हैं तो सबसे पहले हमें यहाँ पर ऐसे लेना पड़ता है 1 2 3 4। वेक्टर में एक यूनिट जो यहाँ पर ली जाती है वो ली जाती है i, 2i, 3i, 4i, 1 2 3 4। यहाँ पर ली जाती है j, 2j, 3j, 4j। जेड एक्सिस के साथ जो ली जाती है 1 2 3 4 वो ली जाती है k, 2k। यानी कि ij के क्या होती है? i होती है ए यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस। यूनिट वेक्टर क्या होता है? जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। अभी अगर इस वेक्टर का अगर मुझे मैग्नीट्यूड निकालना है, मुझे ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है, तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं? रूट 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा? 4
प्लस 9 प्लस 16 मतलब √29। जब हम मैग्नीट्यूड निकालते हैं तो i का कोफिशिएंट, j का कोफिशिएंट, k का कोफिशिएंट। सिंपल, अगर a वेक्टर है xi प्लस yj प्लस zk, तो a वेक्टर के मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला बना √x² प्लस y² प्लस z² का √x² प्लस y² प्लस z²। फॉर्मूला बना, इसको याद रखना है। ij क्या क्या होते हैं? यूनिट वेक्टर होते हैं। अलोंग x एक्सिस i होता है, अलोंग y एक्सिस j होता है, अलोंग z एक्सिस k होता है। अब जैसे कि देखो ये पॉइंट है, जैसे मान लो कि मैंने ये वाला पॉइंट ले दिया, अगर ij k को छोड़ दूं तो 1 2 3 1 2, इस पॉइंट को मैं कहूंगा 3,2। क्या कहूंगा? 3,2। इस पॉइंट को अगर मैं इस ओरिजिन से मिला दूं तो कल भी शायद मैंने इस वीडियो में बताया होगा, या फिर चलो दोबारा बता देते, या मॉडुलस निकालने का फार्मूला याद रखना। किसी भी वेक्टर को हमेशा इस तरह से लिखेंगे, और ये जो 2 3 4 हैं यही इसके कंपोनेंट हैं। ये जो मैंने पॉइंट लिखा है 3,2, ये 3,2 पॉइंट यही इसके कंपोनेंट हैं। ठीक है, यही इसके कंपोनेंट हैं। अब हम बात करते हैं कि जब किसी पॉइंट को, कोई पॉइंट P है, इसको ओरिजिन से मिला जाता है तो ये क्या हो जाता है? पोजीशन वेक्टर। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ P इज इक्वल टू, P का पोजीशन वेक्टर क्या है? देखो हमें OP निकालना है ना, हमें OP निकालना है। तो अगर मैं ट्राइंगल लॉ की बात करूं, मैंने इसको इससे मिला दिया, ये बन गई एक ट्राइंगल। हालांकि राइट एंगल ट्राइंगल बनती है, कोई फर्क नहीं पड़ता, ना बने चाहे बने। अगर मुझे इसका ये वाली चीज निकालनी है तो वेक्टर में ट्राइंगल लॉ क्या कहता है? AB प्लस BC इज इक्वल टू AC। ये पॉइंट A मान लिया, ये पॉइंट B मान लिया, एक बार इसको P को छोड़ो, इसको C मान लेते हैं। AB प्लस BC इज इक्वल टू AC होता है। AC निकालने के लिए AB में BC जोड़ना पड़ेगा। AB मेरा कितना है? 3i। BC मेरा कितना है? J2j। ये मेरा कितना है? 3i। ये मेरा कितना है? 2j। तो ये कितना हो गया? 3i प्लस 2j। पॉइंट क्या था? 3 2, और ये क्या बन गया? 3i प्लस 2j। तो मतलब 3 का पोजीशन वेक्टर क्या आ गया? 3i प्लस 2j। इसी तरह से कोई भी एक पॉइंट ले लिया, जैसे यहां पर पॉइंट ले लिया, मान लो कि मैंने ये ले लिया -4 5,4। तो इस पॉइंट को जब ओरिजिन से मिला जाएगा, ये जो वेक्टर बनेगा ये पोजीशन वेक्टर बनेगा। ठीक है, ये जो वेक्टर बनेगा क्या बनेगा? ये पोजीशन वेक्टर बनेगा। ठीक, और कोई और पॉइंट ले लिया, इससे मिला दिया, ये पोजीशन वेक्टर बन गया। मान लो इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिलाना है, या मान लो इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिलाना है, तब क्या करना पड़ेगा? अगर आपको कोई और पॉइंट, मान लो कि आप A पॉइंट को B पॉइंट से मिला रहे हो, तब आपको पोजीशन वेक्टर ऑफ B माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A करना पड़ेगा। ये भी एक फार्मूला है, आप याद रखना। ठीक है, अगर आपको कोई निकालना है AB वेक्टर, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ B माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A निकालना पड़ेगा। कंपोनेंट का पता चल गया, ये 3,2 ये कंपोनेंट है, -5,4 ये कंपोनेंट है। घटाने के बाद जो आएगा वो कंपोनेंट है। मान लो घटाने के बाद आ गया, मान लो पोजीशन वेक्टर का है 2i प्लस 4j प्लस 7k, और इसमें से A घटा दिया, तो घटाने के बाद जो भी बचेगा, वो जो कंपोनेंट बचेंगे 5i प्लस 4j माइनस k, तो 4 - 1 इसके क्या हैं? कंपोनेंट हैं। ठीक है, नोटेशन का हमें पता चल गया, कंपोनेंट का हमें पता चल गया। अब हम इसकी एक्सरसाइज कर सकते हैं, और बस यही याद रखना, अगर आपको कोई भी वेक्टर निकालना है, अगर आपको PQ निकालना है, तो फार्मूला क्या होगा? पोजीशन वेक्टर ऑफ Q माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ P। उल्टा घटेगा, Q में से P घटेगा। और पोजीशन वेक्टर क्या होता है? जैसे कि P पॉइंट है, मान लो 2 3 4, यही पोजीशन वेक्टर है। 2i, इसके साथ ij के लगा के इनको प्लस कर दो, 2i 3j प्लस 4k, ये क्या हो जाएगा? पोजीशन वेक्टर हो जाएगा। वो मैंने 3,2 से निकाल के देखा, ij लग गया ना, 3 के साथ i लग गया, 2 के साथ j लग गया। ठीक है, तो ये चीज आपको समझनी है। अभी इसके क्वेश्चन करते हैं, एक्सरसाइज
10.2 के। मैग्नीट्यूड का फार्मूला आपको याद रखना है, पी क्यू का फार्मूला आपको याद रखना है। एडिशन मैंने बता ही दिया, वैसे मैंने इसका बेसिक समझा दिया। ट्रायंगल कोई फर्क नहीं पड़ता, अभी हम क्वेश्चन करेंगे तो साथ के साथ समझते जाएंगे। सबसे पहले क्या कर रखा है, कंप्यूट द मैग्नीट्यूड ऑफ द फॉलोइंग। तो क्वेश्चन नंबर 1 में ए दे रखा है i प्लस जे प्लस के, हमें ए का मैग्नीट्यूड निकालना है। तो मैग्नीट्यूड का फार्मूला क्या होता है, रूट एक्स स्क्र वाई स्क्र जेड स्क्र। आई का कोएफिशिएंट 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, ये हो गया √3। बी वेक्टर है 2i माइनस 7j माइनस 3k। देखो बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर आप करोगे रूट 2 का स्क्वायर प्लस में माइनस 7 का स्क्वायर प्लस में माइनस 3 का स्क्वायर, 4 49 और 9 63 62 13, हाँ 62 हो गया। ये हो गया बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ठीक है, इसी तरह से सी में 1/√3 का स्क्वायर 1/√3 का स्क्वायर माइनस 1/√3 का स्क्वायर, 1/3 1/3 1/3 3/3 इज इक्वल टू 1। और जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, अगर ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 1 आ जाता है तो ए क्या होगा, यूनिट वेक्टर होगा। और उसके ऊपर फिर ये वेक्टर का सिंबल नहीं लगेगा, उसके ऊपर फिर ये कैप का सिंबल लगेगा। किसी भी यूनिट वेक्टर के ऊपर कैप का सिंबल लगता है। जैसे आई के ऊपर हमेशा मैं कैप लगाता हूं, देखो मैंने ये छोटी सी कैप लगा रखी है, ये छोटी सी कैप लगा रखी है, हर बार कैप लगाते हैं। क्यों? क्योंकि आई का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 1 होता है, जे का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 1 होता है, के का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 1 होता है। कैसे होता है, आई में आई के कंपोनेंट क्या होते हैं, 1 0 0 1 0 0, क्योंकि इसमें जे है ही नहीं 0, के है ही नहीं 0, और 1 का स्क्वायर 1 होगा, रूट उसका 1 होगा। तो इस तरह से ये होता है। दूसरा, राइट टू डिफरेंट वेक्टर हैविंग सेम मैग्नीट्यूड। क्वेश्चन नंबर 2, दो डिफरेंट वेक्टर लिख दो। ए मैंने लिख दिया i प्लस 2j प्लस 3k, बी मैंने मान लिया 2i प्लस 3j प्लस k। अलग अलग है ना, सेम तो नहीं है, अलग अलग वेक्टर हैं। ए का मैग्नीट्यूड क्या आएगा, रूट 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, √14। बी का मैग्नीट्यूड क्या आएगा, 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, √14। देखो वेक्टर्स अलग थे लेकिन मैग्नीट्यूड दोनों का क्या आया, सेम आया। अगला क्वेश्चन, डिफरेंट वेक्टर हैविंग सेम डायरेक्शन। इसमें था सेम मैग्नीट्यूड, इसमें है सेम डायरेक्शन। क्वेश्चन नंबर 3, लेट ए इज इक्वल टू i प्लस 2j प्लस 3k, देन b इज इक्वल टू, अगर सेम डायरेक्शन है तो वो इसका कुछ न कुछ मल्टीपल होगा, जैसे 2i प्लस 4j प्लस 6k। देखो हम पहले ही बात कर चुके हैं, एक ये वेक्टर है एक ये वेक्टर है। अगर ये ए वेक्टर है, अगर दूसरा वेक्टर इसके पैरेलल है, डायरेक्शन सेम है, तो ये इसके मल्टीपल में होता है, या तो 2a होगा या 3a होगा, या मान लो कुछ भी हो सकता है, हाफ छोटा भी हो सकता है। मान लो ये ए वेक्टर है तो ये कितना होगा, a/2 हो जाएगा अगर ये ए वेक्टर है। तो कहने का मतलब जब दो वेक्टर पैरेलल हो, डायरेक्शन सेम हो या डायरेक्शन अपोजिट हो, तो a इज इक्वल टू लैम्डा बी होता है। ये चीज भी आपको याद रखनी है। अगर दो वेक्टर पैरेलल हो तो a इज इक्वल टू लैम्डा बी होता है। ये चीज कब, दो वेक्टर पैरेलल हो, दो वेक्टर कोलिनियर हो, ये भी ध्यान रखना है। दो वेक्टर कोलिनियर हो तब भी a इज इक्वल टू लैम्डा बी, बी इज इक्वल टू लैम्डा ए। लैम्डा की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, पॉजिटिव नेगेटिव।
अगर डायरेक्शन सेम है तो लैम्डा की वैल्यू पॉजिटिव मिलेगी, क्योंकि माइनस का निशान लगने से डायरेक्शन इसकी चेंज हो जाती है। अगर मैं यहां पर -2a कर दूं, डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, ये वाली डायरेक्शन हो जाएगी। अब हम बात करते हैं थर्ड। देखो सेकंड सम मैंने ये ले दिया, वेक्टर डिफरेंट है और डायरेक्शन सेम है। डबल होने से डायरेक्शन सेम ही रहेगी, डायरेक्शन नहीं बदलेगी। अगला क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y इफ द वेक्टर आर इक्वल। वेक्टर इक्वल तभी होते हैं जब उनकी डायरेक्शन भी इक्वल हो, मतलब सेम हो, और मैग्नीट्यूड भी इक्वल हो। तो अगर ये वेक्टर इक्वल हैं तो इनके कंपोनेंट भी इक्वल होंगे, सब कुछ इक्वल होता है। तो i का कोएफिशिएंट 2, i का कोएफिशिएंट x, x इज इक्वल टू 2, j का कोएफिशिएंट 3, j का कोएफिशिएंट y, y इज इक्वल टू 3। वैल्यू निकल गई बस। फिफ्थ क्वेश्चन, फाइंड द स्केलर एंड वेक्टर कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर विद इनिशियल पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 5, ए के पॉइंट दे रखे हैं 2,1 और बी के पॉइंट दे रखे हैं -5,7। इनको कर लो लेट, ए बी नाम दे दिया। तो ये क्या होगा, ये होगा पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। क्या होगा, 2i प्लस जे। पोजीशन वेक्टर ऑफ बी क्या होगा, -5i प्लस 7j। और मैंने क्या कहा, जब भी हमें कुछ ऐसा वेक्टर निकालना हो, ये क्या कह रहा है, ए को बी से ज्वाइन करने वाला। क्या कह रहा है, ए को बी से ज्वाइन करने वाला। तो क्या हो जाएगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, घटाओगे बी में से ए, इसमें से ए माइनस कर दो तो माइनस का 7i और प्लस का 6j। ये हो गया हमारा ए बी। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 है, फाइंड द सम ऑफ द वेक्टर। ए वेक्टर है i माइनस 2j प्लस के, बी वेक्टर है -2i प्लस 4j प्लस 5k, सी वेक्टर है i माइनस 6j माइनस 7k। देखो जब वेक्टर को जोड़ने की बात होती है, वो अलग बात थी कि वेक्टर में ट्राइंगल होल्ड होता है। अगर इनको जोड़ना है तो जोड़ दो, a प्लस बी प्लस सी, आई वाले जोड़ दो, 0 हो जाएगा, 0i, जे वाले जोड़ दो, -4j, के वाले जोड़ दो, -k। ये हो गया हमारा a प्लस बी प्लस सी, तीनों वेक्टर का सम। 7th है, फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ। ये क्वेश्चन समझने वाला है। क्वेश्चन नंबर 7, ए वेक्टर दे रखा है i प्लस जे प्लस 2k। अब यूनिट वेक्टर अगर पूछ ले, किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर पूछ ले, तो क्या करना है वो समझो। ए वेक्टर का तुम्हें मॉडुलस निकालना है, √1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, यानी कि कह सकता हूं आ गया √6। यूनिट वेक्टर निकालना है, यूनिट वेक्टर के ऊपर कैप का निशान लगता है, और ए कैप निकालने का फार्मूला है ए वेक्टर बाय में ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ये भी आपको याद रखना है। यूनिट वेक्टर निकालने का फार्मूला ए वेक्टर बाय में ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। क्यों, आगे देखते हैं, पहले एक बार करते हैं। i प्लस जे प्लस 2k बाय में √6, ए यूनिट वेक्टर 1/√6i अलग अलग कर दिया, 1/√6j 2/√6k। तो देखो एक बात बताओ, ये मैं ये कह रहा हूं ये यूनिट वेक्टर है, क्या ये यूनिट वेक्टर है? क्या इसका मैग्नीट्यूड 1 आएगा? करके देखो, एक्स्ट्रा करके देखना है, बाकी वो जरूरत नहीं है। 1/√6 का स्क्वायर 1/6, 1/√6 का स्क्वायर 1/6 और 2 का 4/6। अगर तीनों को जोड़ देंगे तो क्या जाएगा, 6/6 का रूट मतलब 1 का रूट मतलब 1 आ जाएगा। तो ये जो यूनिट वेक्टर आया है, ये जो यूनिट वेक्टर आया है, ये जो यूनिट वेक्टर आया है, इसका मैग्नीट्यूड 1 है, इसलिए मैं इसको बार बार यूनिट वेक्टर बोल रहा हूं। ठीक है, जब आप किसी वेक्टर के बारे में उसका मैग्नीट्यूड कर देते हो तो उसका मैग्नीट्यूड मतलब किसी वेक्टर के बारे में उसका मैग्नीट्यूड करने के बाद जो वेक्टर बनता है वो वेक्टर हमेशा यूनिट वेक्टर बनेगा। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। एक बात और मैं यहां पर साथ ही बता देता हूं,
उस वेक्टर के पॉइंट को तो कहते हैं डायरेक्शन रेशियो, उस वेक्टर के पॉइंट को कहते हैं कंपोनेंट, ठीक है। ये जो यूनिट वेक्टर है इसके कंपोनेंट को कहते हैं डायरेक्शन कोसाइन। क्या कहते हैं इस वेक्टर के कंपोनेंट को? डायरेक्शन कोसाइन। ये भी याद रखना है, यूनिट वेक्टर के कंपोनेंट डायरेक्शन कोसाइन, उस वेक्टर के कंपोनेंट को सिर्फ कहते हैं डायरेक्शन रेशियो या कंपोनेंट बोल देते हैं। यानी कि जो पॉइंट होता है उस पॉइंट को ही हम कंपोनेंट कह देते हैं, डायरेक्शन रेशियो कह देते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास है P पॉइंट है, तो मैं कह सकता हूं पोजीशन वेक्टर बना सकता हूं। पोजीशन वेक्टर ऑफ P इज इक्वल टू, जो P पॉइंट है उसके साथ ij के लगा दो, i + 2j + 3k। पोजीशन वेक्टर ऑफ Q इज इक्वल टू, Q के पॉइंट लगा दो 4i + 5j + 6k। तो अब वेक्टर हमें निकालना है PQ। घटाएंगे, क्या होता है फार्मूला? पोजीशन वेक्टर ऑफ Q माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ P। तो कोई भी वेक्टर PQ निकालने का तरीका उल्टा है, Q में से P घटा दो, Q में से P घटाएंगे तो 3i 3j और 3k। ये जो मेरा वेक्टर है ये PQ वेक्टर है। क्या ये PQ वेक्टर यूनिट वेक्टर है? क्या इसका मैग्नीट्यूड 1 आएगा? नहीं आएगा। तो उसका तरीका ये है कि PQ वेक्टर का मैग्नीट्यूड कर दो 3 का स्क्वायर 9 + 9 + 9 मतलब 27। 27 क्या होगा? 3√3। अब आप निकालो PQ वेक्टर का यूनिट वेक्टर। मैं कैप लगा रहा हूं, फार्मूला क्या हो जाएगा? PQ वेक्टर बाय में PQ वेक्टर का मैग्नीट्यूड। मतलब ये √3 अगर आप इनके बटे में कर दो, 3/3√3 i कैप, 3/3√3 j कैप, 3/3√3 k कैप, 3√3 k कैप। 3 से 3 कट के क्या आया? 1/√3 i, 1/√3 j, 1/√3 k। ये जो वेक्टर आया है ना, ये मेरा PQ यूनिट वेक्टर आया है। इसका आप मैग्नीट्यूड निकाल के देखो, इसका मैग्नीट्यूड 1 आएगा। 1/3 + 1/3 + 1/3 मतलब 3/3। ठीक है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? यूनिट वेक्टर हम इसको कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, फॉर द गिवन वेक्टर्स a b फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ। देखो, इन द डायरेक्शन ऑफ, जिसकी डायरेक्शन में कह रहा है हमें a + b का यूनिट वेक्टर बनाना है। जैसे a का यूनिट PQ का यूनिट वेक्टर बनाने के लिए मैंने PQ का मॉडुलस निकाल के उसके बटे में किया, तो a + b का यूनिट वेक्टर बनाने के लिए, a + b वेक्टर का यूनिट बनाने के लिए पहले क्या करना पड़ेगा? a + b यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और फिर ये इसी के बटे में करना पड़ेगा, तब ये a + b वेक्टर का क्या हो जाएगा? पूरे का यूनिट वेक्टर हो जाएगा। और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? a वेक्टर + b वेक्टर बाय में a वेक्टर + b वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो आप a वेक्टर + b वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल लो, पहले a को b से जोड़ दो, फिर उसका मैग्नीट्यूड निकाल लो, वही उसके बटे में कर दो, यूनिट वेक्टर बन जाएगा 9th सम में। ठीक है, अगला देखो, आप देखो 10th सम। क्वेश्चन नंबर 10 है, क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड ए वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ लेट a इज इक्वल टू 5i - j + 2k। ये एक वेक्टर है 10th सम में, इसको मैंने a वेक्टर मान लिया। मैंने इस a वेक्टर का निकाला मैग्नीट्यूड, √5 का स्क्वायर 25 - 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, तो ये आ गया 30 का रूट। a वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो 1 नहीं आया, मतलब ये वेक्टर तो यूनिट वेक्टर नहीं है। अब हमें निकालना पड़ेगा a यूनिट वेक्टर। फार्मूला वही है, a वेक्टर के बाय में a वेक्टर का कर दो मैग्नीट्यूड। बार बार आ रहा है, अब तो याद भी हो गया होगा। तो क्या कर दो? 5/√30 i - 1/√30 j + 2/√30 k। इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा? अगर मैं इस a यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालूं तो रूट देखो 25/30 + 1/30
प्लस 4/30, मतलब 30/30 हो गया। तो यहां से हमें पता चल गया कि ये यूनिट वेक्टर है। ये करना नहीं था, ये मैं सिर्फ वैसे ही चेक करके दिखा रहा था। इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा? 1 आएगा। अब ये इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ये इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, हमें एक ऐसा वेक्टर निकालना है जिसका मैग्नीट्यूड 8 आए। तो अगर मैं इसको 8 से गुणा कर दूं, देखो ये किसके बराबर है? 1 है। अगर मैं इसको 8 से गुणा कर दूं, 8 से गुणा मतलब 8 पंजा 40, 40/√30, 8/√30, 16/√30, 30। इसका मैग्नीट्यूड जो आएगा ना 8 आएगा। तो आपको लिखना क्या है? ए वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड 8 इज इक्वल टू दिस। आपको ये लिखना है, क्योंकि देखो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना आता है? 1 आता है। 8 से गुणा कर दी तो अब 8 ही आएगा, चाहे निकाल के देख लो। तो यही हमने इसमें करना था। 11 सम, शो दैट द वेक्टर्स आर कोलिनियर। देखो मैं पहले भी बता चुका हूं, इफ vector are collinear then a is equal to lambda b। ये होती है किस किस की? कोलिनियर की, और साथ ही साथ ये होती है पैरेलल की। ये भी याद रखना, पैरेलल में भी a is equal to lambda b होता है। तो 11वें सम में एक वेक्टर को आप a मान लो। a मैंने माना 2i - 3j प्लस 4k। बी वेक्टर दूसरे को मान लो, -4i प्लस 6j -8k। देखो ये बी वेक्टर है, इसमें से मैंने कॉमन ले लिया -2 बी वेक्टर में से। तो क्या बना? 2i - 3j प्लस 4k। ये किसकी वैल्यू है? a की। तो बी वेक्टर इज इक्वल टू -2 इंटू में a। तो मैंने क्या कहा था, चाहे a इज इक्वल टू लैम्डा b हो या b इज इक्वल टू लैम्डा a हो, दोनों ही कंडीशन किसकी हैं? कोलिनियर और पैरेलल की हैं। तो यहां पर b इज इक्वल टू लैम्डा, लैम्डा की वैल्यू यहां पर कितनी हो गई? -2 हो गई। लिख दो, सो a एंड b आर कोलिनियर। ठीक है, पैरेलल होता तो भी यही लिख देते, यही तरीका था, ऐसे ही करना था, बस लिखना था सो a एंड b आर पैरेलल। 12वां सम है, फाइंड द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर i + 2j + 3k। मैंने पहले ही बताया था, वापस एक बार 10th सम पे आओ। जो ए वेक्टर के जो होते हैं ये पॉइंट, ये होते हैं कंपोनेंट। क्या कहते हैं इनको? कंपोनेंट। या क्या कहते हैं? डायरेक्शन रेशियो। 5 - 1 2, ये क्या है? डायरेक्शन रेशियो या कंपोनेंट। लेकिन जो यूनिट वेक्टर के कंपोनेंट हैं ये होते हैं डायरेक्शन कोसाइन। ये -1/√30, 2/√30, 5/√30 माइनस कोमा लगाना है। ये क्या हो जाएंगे? सिर्फ कोफिशिएंट। IJK को खत्म कर दो, सिर्फ कोफिशिएंट। तो 12वें सम में अगर इसके निकालने डायरेक्शन कोसाइन तो क्या बना लो? इसका यूनिट वेक्टर बना लो इस 10th की तरह। अगर मैं इसको लिख दूं 5, -1, 2, तो ये कंपोनेंट हैं, डायरेक्शन रेशियो है। इनको ब्रैकेट में लिख दूं 5, √30 -1, √30 और 2, √30। तो ये क्या है? ये डायरेक्शन कोसाइन है। बस इतना करना है 12वें सम में। वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल के इसके बाय में कर दो, यूनिट वेक्टर बना दो, फिर इसके कंपोनेंट लिख दो, हो गए डायरेक्शन कोसाइन। ठीक है, आगे हम करते हैं 12वें सम के बाद हम लेते हैं 13वां सम। फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द वेक्टर ज्वाइनिंग द पॉइंट ए बी डायरेक्टेड फ्रॉम ए टू बी। वही करना है वैसे जो 12वें में किया था, फिर भी देख लेते हैं क्या करना है। तो क्वेश्चन नंबर 13 में मैं इसको पोजीशन वेक्टर लिख रहा हूं। हम लिख रहे हैं पोजीशन वेक्टर ऑफ ए इज इक्वल टू i + 2j - 3k। पोजीशन वेक्टर ऑफ बी इज इक्वल टू -i - 2j + k। तो अब निकालो ए बी। कैसे निकलेगा? पोजीशन वेक्टर ऑफ बी
माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। तो बी में से ए माइनस करेंगे, माइनस ए में से माइनस आई माइनस करेंगे तो -2i, -2j में से माइनस करेंगे तो -4j, और इसमें से माइनस करेंगे तो +4k। देख लेना, जब घटाएंगे तो ये माइनस का, ये माइनस का, ये प्लस का, तो ये कितना हो गया, 4j हो गया। ये मेरा हो गया ए बी वेक्टर। अब ये वाले तो मेरे कंपोनेंट हैं। अब मुझे लिखने डायरेक्शन कोसाइन, तो मुझे इसका निकालना पड़ेगा मैग्नीट्यूड। -2 का स्क्वायर 4, -4 का स्क्वायर 16, 16, 16, 16, 32, 36 का रूट कितना हो गया, 6। अब निकालते हैं ए बी यूनिट वेक्टर, ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड -2/6 i कैप, -4/6 j कैप, +4/6 k कैप। कैंसिल कर दो, -1/3 i कैप, -2/3 j कैप, +2/3 k कैप। तो देखो, -2, -4, 4 ये तो हैं कंपोनेंट, -1/3 ये हैं डायरेक्शन कोसाइन, और इनको लिखना पॉइंट में -1/3, -2/3 और 2/3। ठीक है, आप इनका सिंबल बदल सकते हो, तीनों का सिंबल बदल सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये भी डायरेक्शन कोसाइन है, इनका सिंबल बदल सकते हो, वो भी डायरेक्शन कोसाइन है। ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो वो भी क्या है, डायरेक्शन कोसाइन है। बदल सकते हो। सिंबल कब बदल सकते हैं, डायरेक्शन कोसाइन में बदल सकते हैं, डायरेक्शन रेशियो में बदल सकते हैं, कंपोनेंट में नहीं बदल सकते। अगर कह दिया कंपोनेंट है तो ऐसे कैसा लिखना पड़ेगा, -2, -4, 4। अगर डायरेक्शन रेशियो है फिर आप सिंबल भी बदल सकते हो, काट भी सकते हो। डायरेक्शन रेशियो और कंपोनेंट में क्या फर्क है, जब हम बोलते हैं कंपोनेंट ऐसे लिखना पड़ेगा, -2, -4, 4, कोई चेंज नहीं कर सकते। जब हम लिखेंगे डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन में इनको काट सकते हो, किससे काट सकते हो, -2 से काट सकते हो, मर्जी है, 2 से भी काट सकते हो। तो अगर मैं -2 से काटूं तो 1, 2 और -2, मैंने इनको -2 से काट दिया, मतलब माइनस से भी काट दिया और 2 से भी काट दिया। कब कर सकते हैं, डायरेक्शन रेशियो में, डायरेक्शन कोसाइन में। अगर माइनस कॉमन आता है माइनस से काट सकते हो। बस डायरेक्शन कोसाइन में ध्यान रखना, सिर्फ माइनस माइनस काट सकते हैं, वैसे ऊपर नीचे से काट सकते हैं। ये नहीं कि तीनों के बटे में 3 है तो 3 भी काट दिया। डायरेक्शन कोसाइन में भी बहुत कम काटते हैं, डायरेक्शन रेशियो में काट सकते हैं, मर्जी आपकी। ये क्वेश्चन नंबर 13 था। शो दैट द वेक्टर इज इक्वली इंक्लाइंड टू द एक्सिस OX, OY, OZ। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर जो 14 है, लेट वेक्टर मैंने A मानना, A जो दे रखा है I + J + K दे रखा है। अभी मैं आपको एक चीज बताने जा रहा हूं, जब हम बात करते हैं X एक्सिस, Y एक्सिस और Z एक्सिस की, ये मान लो 3 एक्सिस हैं, वैसे तो होती है परपेंडिकुलर हैं तीनों ही आपस में, मतलब Z कैसी होगी, खड़ी होगी। ये कोई एक वेक्टर है R वेक्टर, ये वाला मान लेते हैं। इस R वेक्टर का X एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बन रहा है, इस R एक्सिस, इसका Y एक्सिस के साथ बीटा एंगल बन रहा है, R का Z एक्सिस के साथ गामा एंगल बन रहा है। अगर इनके साथ एंगल अल्फा, बीटा, गामा बन रहा है, और अगर ये पूछ ले डायरेक्शन कोसाइन, तो यहां से क्या निकलते हैं, वो आते हैं कोस अल्फा, कोस बीटा और कोस गामा। कोस अल्फा, कोस बीटा, कोस गामा। ठीक है, यानी कि यहां से भी डायरेक्शन कोसाइन निकाल सकते हैं और यहां से भी डायरेक्शन कोसाइन निकाल सकते हैं, जब एंगल दे रखे हो। वहां से निकालने का तरीका, पहले तो वहां से निकाल लेते हैं। ए वेक्टर आया का मैग्नीट्यूड आया √1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर मतलब √3। एक यूनिट वेक्टर बनाएंगे जो कि होगा ए वेक्टर बाय में ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 1/√3i, 1/√3j, 1/√3k।
देखो अगर अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा, जैसे कि मान लो कि इनकी वैल्यू है 60 डिग्री सबकी, तो cos 60 cos 60 cos 60, तो मैं क्या कह सकता हूं, डायरेक्शन कोसाइन मेरे क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। यानी कि अगर अल्फा बीटा गामा एंगल इक्वल हैं तो मेरे डायरेक्शन कोसाइन इक्वल हैं। यहां से क्या कह सकता हूं, डायरेक्शन कोसाइन इक्वल है तो एंगल इक्वल है, यही इसने दिखाना है। तो बिकॉज लिखेंगे यहां पर, क्या लिखेंगे, बिकॉज डायरेक्शन कोसाइन आर सेम सो एंगल आर इक्वल। और यही इसने बात कह रखी है कि इक्वली इंक्लाइंड, इंक्लाइंड इक्वली इंक्लाइंड, मतलब ये वेक्टर ओ एक्स के साथ, ओ वाई के साथ, ओ जेड के साथ, मतलब एक्स एक्सिस के साथ, वाई एक्सिस के साथ, जेड एक्सिस के साथ इक्वल एंगल बनाता है, यही बात इसने कह रखी है। जब एंगल इक्वल होते हैं डायरेक्शन कोसाइन इक्वल होते हैं। डायरेक्शन कोसाइन इक्वल है 1/√3 1/√3 1/√3, तो लिख देंगे डायरेक्शन कोसाइन इक्वल। सो दिस वेक्टर ए आर इक्वली इंक्लाइंड टू द एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। क्वेश्चन नंबर 15 हम लेते हैं। फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ आर विच डिवाइड द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट क्यू आर इंटरनली। जैसे हमारे पास सेक्शन फार्मूला होता है, सेक्शन फार्मूला होता है, सेक्शन फार्मूला आपने सुना होगा, x किसके बराबर होता है, m1 x2 प्लस m2 x1 बाय में m1 प्लस m2। ऐसे ही सेम, ऐसे ही यही फार्मूला वेक्टर में भी लगा सकते हैं। r वेक्टर बराबर होता है m b वेक्टर प्लस n a वेक्टर बाय में m प्लस n। कब, जब किसी लाइन का ये वाला पॉइंट पोजीशन वेक्टर a दे रखा हो, ये वाला पॉइंट पोजीशन वेक्टर b दे रखा हो, बीच में मान लो r वेक्टर हमें निकालना है, रेशियो मान लो mn है, तो m की गुणा b से होगी, n की गुणा a से होगी, और बाय में m प्लस n, तो क्या आ जाएगा, r वेक्टर आ जाएगा। यही सेक्शन फार्मूला हम वेक्टर में लगा सकते हैं, और जो कि हमारा अगले क्वेश्चन में लगेगा। वेक्टर फाइंड करना है, डिवाइड द वेक्टर, p दे रखा है, q दे रखा है, और रेशियो भी दे रखा है। इंटरनली एक्सटर्नली दोनों में आपको पता होगा, नहीं पता तो मैं बता देता हूं। एक्सटर्नली में माइनस आता है, यहां पर एक्सटर्नली में यहां पर क्या आता है, माइनस आता है, यहां पर भी माइनस आता है, और यहां पर भी प्लस नहीं आता, माइनस आता है। कब, एक्सटर्नली, जो कि हमारा सेकंड पार्ट है। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 15 में ए वेक्टर दे रखा है, ए वेक्टर में मान लेता हूं i प्लस 2j माइनस के, बी वेक्टर में मान लेता हूं दूसरे को माइनस i प्लस j प्लस के, और रेशियो इसने जो दे रखा है इज इक्वल टू 2:1। अगर आप फर्स्ट पार्ट करना चाहते हो, आप वेक्टर r निकालना चाहते हो, तो mb प्लस na बाय में m प्लस n, मतलब m रेशियो 2 मल्टीप्लाई में b माइनस i प्लस j प्लस k, n1 और a i प्लस 2j माइनस k बाय में 2 प्लस 1 माइनस 2i प्लस 2j प्लस 2k प्लस i प्लस 2j माइनस 2k बाय में 2 प्लस 1 3, दोनों को प्लस करेंगे, माइनस i प्लस 4j प्लस k, सबके बाय में 3 कर देंगे, इसके बाय में 3 कर देंगे, इसके बाय में 3 कर देंगे, इसके बाय में 3 कर देंगे। ये वो वेक्टर आ गया जो इन वेक्टर को, ये वो वेक्टर है जो इन वेक्टर को 2:1 में इंटरनली डिवाइड करता है। एक्सटर्नली में क्या हो जाएगा, एक्सटर्नली में सिर्फ सेकंड पार्ट में यहां पर निशान आ जाएगा माइनस माइनस, तो यहां पर आ जाएगा माइनस, यहां पर आ जाएगा माइनस, बाय में क्या आ जाएगा 1, तो ये 3 नहीं आएगा, और थोड़ा सा घटा लेना, माइनस 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 करके इसको सबट्रैक्ट कर लेना। क्वेश्चन नंबर 15। 16th है फाइंड द वेक्टर पॉइंट वेक्टर मिड वेक्टर। मिड वेक्टर का फार्मूला भी हमने छोटी क्लास में किया है, x इज इक्वल टू x1 प्लस x2/2, y इज इक्वल टू y1 प्लस y2/2। वैसे ही वेक्टर r वेक्टर क्या हो जाएगा, r1 प्लस r2/2। कोई भी दो वेक्टर r वेक्टर दे रखा है, तो दो वेक्टर को प्लस कर दो, बाय में 2 कर दो,
दोनों का मिड वेक्टर आ जाएगा, यानी कि जैसे मिड पॉइंट होता है वैसे ही मिड वेक्टर आ जाएगा। और अगले सम में 16वें सम में हमारे पास एक पॉइंट दे रखा है 2 3 4, यानी कि 2i + 3j + 4k और 4i + j - 2k, दोनों को प्लस कर दो, बाय में 2 कर दो, आ गया मिड वेक्टर, जो कि मिड पॉइंट इसने बोल रखा, पोजिशन वेक्टर ऑफ मिड पॉइंट ऑफ पोजिशन वेक्टर। ठीक है, 17वां सम है, देखो ये वाला 17वां सम है, क्वेश्चन नंबर 17। ए वेक्टर इसमें दे रखा है 3i - 4j - 4k। बी वेक्टर दे रखा है 2i - j + k। सी वेक्टर है i - 3j - 5k। तो क्या करना है, इसको फॉर्म द वर्टिसेस ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल। तो ये पॉइंट है, ये ए बी सी पोजिशन वेक्टर है। तो सबसे पहले ये पॉइंट किसका है, ये पॉइंट है ए का, ये पॉइंट है बी का, ये पॉइंट है सी का। तो एक ट्राइंगल है ए बी सी। तो अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसकी ए बी साइड निकाल लेते हैं, बी सी निकाल लेते हैं, ए सी निकाल लेते हैं, यानी कि हम निकालते हैं ए बी। ए बी क्या हो जाएगा, पोजिशन वेक्टर ऑफ बी माइनस में पोजिशन वेक्टर ऑफ ए। सीधा सा है, माइनस कर देते हैं, बी में से ए माइनस कर देते हैं, तो -i + 3j + 5k। फिर हम निकाल लेते हैं बी सी, सी में से बी माइनस कर देते हैं, -i - 2j - 6k। फिर हम निकाल लेते हैं ए सी, -2i + j - k। अब इनका निकालते हैं मैग्नीट्यूड, ए बी का मैग्नीट्यूड। ए बी का मैग्नीट्यूड √1 + 9 + 25 √35। बी सी का मैग्नीट्यूड 1 + 4 + 36 √41। ए सी का मैग्नीट्यूड 4 + 1 + 1 √6। देखो ए बी आई है √35, अभी इसकी मैंने लेंथ निकाल दी, लेंथ की ही बात करते हैं। बी सी आई है √41 और ये आई है √6। तो बिकॉज यहां पर दो साइड का सम ए बी + ए सी, ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर अगर मैं कर दूं, कितना आ जाएगा, √35 + 6 = 41, और 41 किसका स्क्वायर है, बी सी का स्क्वायर है। तो बाय द कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, अगर दो साइड का स्क्वायर तीसरी साइड के स्क्वायर के बराबर आता है तो वो एक राइट एंगल ट्रायंगल है। सो इट इज ए बी सी इज द राइट एंगल ट्रायंगल। अगर राइट एंगल पूछ रखा है तो ए बी ए सी, ए वाला 90 डिग्री का है, मतलब ये सीधा मुझे बनाना था, मैंने पहले ऐसे ही बना दिया। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है, विच इन ट्राइंगल ए बी सी विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। तो देखो ट्राइंगल की, अगर ये इसी ट्राइंगल की बात है, इसी ट्राइंगल की बात है। ट्राइंगल में मैंने क्या बताया है, ट्राइंगल में क्या होता है, ट्राइंगल के तीनों साइड का सम ए बी + बी सी + सी ए = 0 होता है। तो जो ये वाला पार्ट है वो सही है, ट्रू है, ए बी + बी सी। और मान लो अगर सी ए का ए सी मिल जाए और अगर आगे माइनस मिल जाए तो भी सही है, क्योंकि अगर सी ए का ए सी बनाओगे, वेक्टर को चेंज करोगे तो आगे माइनस लगता ही लगता है, तो ये भी सही है। तो इस तरह का अगर कोई पार्ट तुम्हें मिलता है तो वो सही है। मान लो बी सी का सी बी मिल जाए, आगे माइनस मिल जाए तो वो भी सही है। लेकिन अगर मान लो सी ए का ए सी भी कर दिया और माइनस भी नहीं लगाया तो वो गलत है। फर्स्ट पार्ट इसका सही है, सेकंड पार्ट इसका सही है, थर्ड पार्ट गलत है, क्योंकि ए बी + बी सी + सी ए होता है। तो थर्ड पार्ट इसका क्या है, रॉन्ग है।
अब हम बात करते हैं लास्ट सम की, 19वें की। और ए एंड बी आर टू कोलिनियर वेक्टर, दो कोलिनियर वेक्टर हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर इनकोरेक्ट। कोलिनियर हो या पैरेलल हो, ए इक्वल टू लैम्डा बी इक्वल टू लैम्डा ए हो सकता है, यानी कि फर्स्ट तो ट्रू है। इनकोरेक्ट पूछ रखा है। ए इज इक्वल टू प्लस माइनस बी, जब ए इज इक्वल टू प्लस माइनस बी हो तब भी वेक्टर कोलिनियर होते हैं, ये बात भी सही है, मतलब दूसरा भी सही है। रिस्पेक्टिव कंपोनेंट ऑफ ए एंड बी आर प्रोपोर्शनल, जब कोलिनियर हो तो वेक्टर प्रोपोर्शनल होते हैं। और डी हैव बोथ द वेक्टर ए एंड बी हैव सेम डायरेक्शन बट डिफरेंट मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन सेम हो मैग्नीट्यूड डिफरेंट हो तब भी कोलिनियर होते हैं, डी भी सही है। कंपोनेंट प्रोपोर्शनल हो इसमें तो हमारे लगभग सभी सही हैं। रिस्पेक्टिव कंपोनेंट ऑफ ए एंड बी आर प्रोपोर्शनल, कोलिनियर मतलब पैरेलल और कोलिनियर मतलब एक ही लाइन पे, तो रिस्पेक्टिव कंपोनेंट ऑफ ए एंड बी आर प्रोपोर्शनल है। सी इसका फॉल्स है, सी इज नॉट ट्रू। ए इज इक्वल टू प्लस माइनस, जब कोलिनियर होते हैं तो ए इज इक्वल टू प्लस माइनस बी, वैसे जब कोलिनियर होते हैं तो जरूरी नहीं कि ए इज इक्वल टू बी हो, ए इज इक्वल टू टू बी भी हो सकता है। कोलिनियर ऊपर आता ना फर्स्ट पार्ट में, तो जब कोलिनियर हो तो ए इज इक्वल टू टू भी हो सकता है, थोड़ा थोड़ा तो सेकंड में भी गड़बड़ है, ठीक है। फिर भी चलो अगर ए इज इक्वल टू प्लस माइनस बी है तो चलो कोलिनियर होते हैं, ये तो है। ए इज इक्वल टू प्लस माइनस बी हो तो कोलिनियर होते हैं, पर कोलिनियर हो तो जरूरी नहीं कि ए इज इक्वल टू प्लस माइनस बी हो, ए इज इक्वल टू टू भी हो सकता है, तभी वो कोलिनियर हो सकते हैं, ठीक है। पैरेलल हो सकते हैं, पैरेलल हो सकते हैं, कोलिनियर बी सही है, बी करेक्ट है। रिस्पेक्टिव कंपोनेंट ऑफ ए एंड बी आर नहीं, सेकंड फॉल्स है, ठीक है। कोलिनियर में पैरेलल में थोड़ा सा फर्क है। पैरेलल में ए इज इक्वल टू टू लैम्डा बी हो सकता है पैरेलल में, ठीक है। मैं बार बार पैरेलल और कोलिनियर को एक ही ले रहा हूँ, थोड़ा सा ही फर्क है, तो इसका सेकंड भी सही है। और सी, इसका सी इज नॉट करेक्ट, कहीं ना कहीं सारी गड़बड़ लग रही है, ठीक है। इसको देख लेना, मुझे सेकंड में भी गड़बड़ लग रही है, थर्ड में भी गड़बड़ लग रही है। सेम डायरेक्शन बट डिफरेंट मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड डिफरेंट, इसमें भी गड़बड़ लग रही है, ठीक है। तो ओके, इस 19th सम को अच्छे से थोड़ा देख लेना, बाकी एक्सरसाइज पूरी होती है। कल फिर हम अगली करेंगे। अभी हमने वेक्टर का सिर्फ एडिशन किया है, मल्टीप्लिकेशन हमने नहीं किया है। आगे हम इनके मल्टीप्लिकेशन के बारे में सीखेंगे कि दो वेक्टर की मल्टीप्लिकेशन, मतलब मल्टीप्लिकेशन कब करते हैं, और क्योंकि दो तरह से इसकी मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो कल हम यानी कि आगे जब भी बनेगी एक्सरसाइज 10.3 की। ओके, थैंक यू।